जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं में जो विज्ञान विषय का अध्याय कार्बन एवं उसके यौगिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले अध्याय में हम कार्बन की एक विशेष जो करैक्टर है उसको पढ़ चुके थे और वह था कि सहसंयोजी बंध बनाना, साझेदारी के द्वारा बंध बनाना। इसको हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने मीथेन की संरचना को समझा था कि किस तरह से मीथेन बनती है। सहसंयोजी बंध की और अन्य उदाहरण को पढ़ा था, ऑक्सीजन O2 कैसे बनाता है, क्लोरीन Cl2 कैसे बनाता है। तो साझेदारी से बनने वाले बंध के बारे में हम पहले पढ़ चुके थे। अब दोस्तों, जो कार्बन है ये बहुत अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। हमने देखा कि हमारे आसपास कई पदार्थ ऐसे मौजूद हैं जो कार्बन की सहायता से बने, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी कार्बन की सहायता से बना हुआ है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि कार्बन इतने सारे यौगिक बनाता है? रसायन शास्त्रियों के द्वारा अभी तक ज्ञात यौगिकों में लगभग 3 मिलियन यौगिक कार्बन के हैं। कार्बन को छोड़कर के बचे हुए जितने भी तत्व हैं उनके भी सारे यौगिकों को मिला लिया जाए तब भी इतने यौगिक नहीं बनते जितना कि कार्बन एक अकेला इतने यौगिक बना लेता है। तो आखिर कार्बन में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण कार्बन इतने यौगिक बनाता है? उसी विशेषता को कहते हैं दोस्तों कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन की इसी सर्वतोमुखी प्रकृति के कारण कार्बन बड़ी मात्रा में यौगिक बनाता है। तो देखते हैं सर्वतोमुखी प्रकृति में क्या आता है दोस्तों। तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि कार्बन में कार्बन के साथ ही जुड़कर के यौगिक बनाने की एक बहुत ही बड़ी प्रकृति होती है। कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर यौगिक बनाता है। इसको श्रृंखलन या केटिनेशन कहा गया। और कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर को जो लंबी श्रृंखला बनाता है वो विभिन्न रूप में होती है। जैसे कि कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाता है। इसके अलावा कार्बन शाखाओं के रूप में भी एक लंबी श्रृंखला बनाता है। इसके अलावा कार्बन श्रृंखला के रूप में भी आबंधित होकर व्यवस्थित होता है और वलय के रूप में भी होता है। वलय के रूप में दोस्तों इस प्रकार से, इसको रिंग भी कहा गया। तो इस प्रकार कार्बन वलय के रूप में भी व्यवस्थित होता है। तो इस प्रकार दोस्तों कार्बन कार्बन से जुड़कर बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। और ये जो यौगिक बनते हैं वो विभिन्न स्वरूप में होते हैं। जैसे कि एक लंबी श्रृंखला के रूप में, शाखाओं के रूप में लंबी श्रृंखला बनाना, वलय के रूप में यौगिकों का निर्माण करना। इससे कार्बन बड़ी मात्रा में यौगिक बनाता है, अलग अलग विभिन्न स्वरूप के यौगिक बनाता है। इसके साथ साथ कार्बन एकल बंध यौगिक बनाता है। कार्बन कार्बन से जुड़कर एकल बंध यौगिक बनाता है। कार्बन द्विबंध यौगिक बनाता है और कार्बन त्रिबंध यौगिक भी बनाता है। इस प्रकार से कार्बन एकल बंध में भी यौगिक बनाता है, द्विबंध में भी यौगिक बनाता है और त्रिबंध में भी यौगिक बनाता है। यह अनोखी प्रकृति केवल कार्बन में पाई जाती है। कार्बन के साथ साथ कुछ और यौगिक भी हैं। सिलिकॉन, यह भी 7 से लेकर 8 तक की अवस्था में लंबी श्रृंखला में यौगिक बनाता है, लेकिन वे यौगिक अत्यंत क्रियाशील होते हैं। और कार्बन के द्वारा जो बंध बनाया जाता है वो इस सिलिकॉन और इसकी तुलना में दोस्तों ज़्यादा मजबूत होते हैं। इसलिए बंध मजबूत होने के कारण कार्बन 7-8 कार्बन से भी ज़्यादा लंबी श्रृंखला बनाने में सक्षम होता है। इसके अलावा दोस्तों कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के पीछे एक और कारण है कार्बन की संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 होती है और इस संयोजकता में जब यह साझेदारी करके आबंध बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है,
तो ये एक एक संयोजकता अलग अलग प्रकार के तत्वों से या एक ही प्रकार के तत्वों से भी मिलकर के यौगिक बनाती है। ये चारों संयोजकता में से कुछ संयोजकता अन्य तत्वों से और बाकी के संयोजकता विभिन्न तत्वों से मिलकर के साझेदारी करती है और सहसंयोजी आबंध बनाती है, या चारों ही संयोजकता किसी एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर के सहसंयोजी बंध बनाती है। ऐसा करने से बड़ी संख्या में यौगिक बनते हैं। दूसरा दोस्तों, जो कार्बन है इससे बनने वाले आबंध ज़्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए इससे बनने वाले यौगिक ज़्यादा स्थायी भी होते हैं। एक प्रमुख कारण और है सर्वतोमुखी प्रकृति का कार्बन की, वो है कार्बन के जो अणु हैं उसका साइज छोटा होना। साइज छोटा होने से क्या होता है कि जो नाभिक है वो प्रबल आकर्षण बल से जो भागीदारी तत्व है उनके युग्मों को आबंध बनाकर या बंधक बना करके रख सकता है। लेकिन अगर जैसे कि सिलिकॉन में ये प्रकृति क्यों नहीं होती? संयोजकता तो उसकी भी 4 है, उसके अणु का साइज बड़ा है, इससे बाह्य कक्षक की दूरी बढ़ जाती है। तो जो साझेदारी करने वाले तत्व हैं उनके युग्मों को आसानी से मजबूत आबंध से जोड़े रखना मुश्किल होता है। तो कार्बन का छोटा साइज भी इसके सर्वतोमुखी प्रकृति होने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। कार्बन की यौगिक बनाने की प्रक्रिया में हमने एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध को पढ़ा था, जिसमें ये विभिन्न प्रकार के बंध बनाकर के यौगिक बनाता है। इसी के आधार पर दोस्तों संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। अब संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों को समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। तो दोस्तों, जब भी कार्बन से जुड़ करके यौगिक बनाता है तो पहले चरण में हम कार्बन और कार्बन को एकल यौगिक के द्वारा जोड़ते हैं। जैसे कि आपने मीथेन की संरचना देखी, तो मीथेन की जो संरचना है वो CH4 है। अब इसमें एक ही कार्बन है और इसकी संयोजकता 4 है, तो चारों संयोजकता हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ करके संतुष्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम एथेन की संरचना को हम समझते हैं तो दोस्तों इसकी जो संरचना होती है उसको समझने के लिए हम इसका फार्मूला लिखते हैं C2H6। तो पहला चरण ये होता है हमेशा कि हम कार्बन को कार्बन के एकल बंध द्वारा प्रथम चरण में जोड़ते हैं। इसके बाद शेष संयोजकता को हम हाइड्रोजन से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6, कोई संयोजकता शेष नहीं रहती। जब कोई संयोजकता शेष नहीं रहती तब ऐसी अवस्था में सभी बंध एकल बंध के द्वारा जुड़े हैं और हम इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे या हम संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। सामान्यतः सारी संयोजकता संतुष्ट होने के कारण ऐसे यौगिक ज़्यादा क्रियाशील नहीं रहते। लेकिन हम एक और उदाहरण लेते हैं C2H4 एथीन। इसकी अगर हम संरचना को समझते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो हम सबसे पहले कार्बन को कार्बन से एकल बंध के द्वारा जोड़ते हैं। कार्बन को कार्बन के एकल बंध के द्वारा जोड़ा। अब 4 हाइड्रोजन हैं, तो 4 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन को हमने इधर जोड़ दिया और 2 हाइड्रोजन को हमने इधर जोड़ दिया। तो ऐसी अवस्था में हम देखते हैं कि कार्बन, दोनों कार्बन की एक एक संयोजकता भी शेष है, क्योंकि इस कार्बन के साथ देखें 1 2 3, अब एक एक संयोजकता शेष है। ऐसे में कार्बन से द्विबंध के द्वारा जुड़ जाता है और अपनी संयोजकताओं को संतुष्ट करता है। अब कार्बन की 4 संयोजकता हो गई। तो इस प्रकार से कार्बन असंतुष्ट रहता है, लेकिन अभी कार्बन ने कार्बन के साथ द्विबंध बना करके काम चलाया है। ऐसे ही उदाहरण लेते हैं दोस्तों C2H2 एथाइन। इसमें भी हम ये करते हैं कि पहले कार्बन को सिंगल बंध या एकल बंध के द्वारा जोड़ते हैं। अब हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन हमने इसको दिया, दूसरे चरण में एक हाइड्रोजन इसको दिया। अगले चरण में देखते हैं कि इस कार्बन की भी 2 संयोजकता भी शेष है,
इस कार्बन की भी 2 संयोजकता विशेष है। तो ये जो 2 संयोजकता है ये कार्बन के साथ ही बना करके अभी संतुष्ट होता है। तो 2 संयोजकता और जुड़ गई, तो इस प्रकार से टोटल हो गई 3 संयोजकता कार्बन और कार्बन के बीच में। इसको हम बोलेंगे त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड। इस प्रकार से 2 संयोजकताएं असंतुष्ट होने के कारण यह भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त की तुलना में बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो इस प्रकार से अगर कार्बन की कोई संयोजकता शेष रह जाती है अन्य तत्वों से अभिक्रिया करने में, तो फिर वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है या असंतृप्त कार्बनिक यौगिक भी कहलाता है। हाइड्रोजन के मामले में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और यूँ कहेंगे हम इसको असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, और इसको हम कहेंगे संतृप्त कार्बनिक यौगिक, क्योंकि कार्बन सभी के साथ एकल बंध के द्वारा अपनी संयोजकताओं को पूर्ण करता है। और जब संयोजकताएं अपूर्ण रह जाती है तब वो स्वयं द्विबंध बनाता है या त्रिबंध बनाता है। तो इस प्रकार के कार्बनिक यौगिक को हम बोलते हैं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक ज़्यादा क्रियाशील होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आज हमने 2 चीज़ों को समझा, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति और उसी का एक भाग है संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये अध्याय लगातार जारी रहेगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नए विषय वस्तु के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।